चलिए दोस्तों, आज पार्ट 7 में देखेंगे क्या कर रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और आप ये फुल वीडियो वाचिंग करें, ठीक है। तो चलिए देरी न करके आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक स्कंदगुप्त की मृत्यु क्या कह रहा है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 467 ईस्वी में। तो 467 ईस्वी में ही स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुगुप्त। तो पुरुगुप्त जी ने ही स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी बना। चलिए दोस्तों, आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्या कर रहा है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतंत्रात्मक। क्या हो जाएगा? राजतंत्रात्मक, जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली के प्रकार थी। ठीक है, तो 4 नंबर क्या कह रहा है कि गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम। तो ग्राम ही गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी इकाइयां थी। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुप्त काल में क्या गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? फिर से देखते हैं क्वेश्चन कि गुप्त काल में क्या करा है, गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि कर, यानी भूमि का। गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका हो जाएगा भूमि कर। 6 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो इसका सही उत्तर था वस्त्र उद्योग। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग जो था वह वस्त्र उद्योग था। ठीक है, गुप्त काल में। चलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु, यानी विष्णु जी ने गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। गुप्त काल में कौन थे? तो विष्णु जी। चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? क्या कह रहा है, गुप्त काल जो थे वह किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कला एवं स्थापत्य के लिए। तो इसका गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो यही दोनों के लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। चलिए दोस्तों, आगे की ओर क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कि गुप्त काल में कला के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? कला के गुप्त काल में कला के 2 प्रमुख कौन कौन थे? तो पहला हो जाएगा मथुरा और दूसरा हो जाएगा सारनाथ, यानी उसका उत्तर दिया है मथुरा और सारनाथ। यही दो थे जो गुप्त काल में कला के प्रमुख केंद्र बने थे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त काल चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? मतलब गुप्त कला चित्रकला के जो सर्वोत्तम थे, वो उसका उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता एवं बाघ की गुफा में। ये दोनों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जाने के बाद ये गुप्त काल चित्रकला के सर्वोत्तम अजंता एवं बाघ की गुफा देखने को मिलता है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में, यही अजंता में गुफा देखने को मिलता है। 11 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल शासकों ने सर्वाधिक मुद्राएं किस धातु की चलाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण, यानी गुप्त काल शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई? तो गुप्त काल में शासकों ने स्वर्ण की मुद्रा धातु की चलाई थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें
कि गुप्त काल की मुद्राएं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती है? क्या करा क्वेश्चन कि गुप्त काल की मुद्राओं मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्राटों की मनोवृत्ति। गुप्त काल की यानी गुप्त काल की मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती थी? यही हो जाएगा इसका उत्तर सम्राटों की मनोवृत्ति। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और एक बात बोल दूं भाई दोस्तों कि इसमें जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उसमें सिर्फ शायद गुप्त वंश का ही इसमें चर्चा होगा। ठीक है। तो इसमें गुप्त वंश का ज़्यादा दिया होगा क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है। चलिए देरी न करके आगे की ओर क्वेश्चन जैसे 14 नंबर क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरुड़। गरुड़ क्या था? तो समुद्रगुप्त की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी गरुड़। 15 नंबर क्वेश्चन गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्कों का प्रचलन कराया? किसने सिक्कों का प्रचलन किया शीशे के सिक्कों का? तो इसका सही उत्तर देगा चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के का प्रचलन कराया। सबसे पहले इसी ने कराया थे शीशे का सिक्का को। कहाँ में? तो गुप्त शासकों में। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए थे? ये तो पहले चंद्रगुप्त द्वितीय जो शीशे के सिक्के चलाए थे द्वितीय, और उसी शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए थे यानी गुप्त शासकों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र प्रथम। दोस्तों अगर कहेगा कि सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के, अगर सोने के सिक्के का जहाँ कहीं रहेगा और किस शासकों में रहेगा कि गुप्त शासकों में अगर कहीं रहेगा कि सोने के सिक्के कहाँ चलाए गए, किसने चलाए, किसने सोने के सिक्के चलाए थे? तो इसका सही उत्तर मारिएगा चंद्रगुप्त प्रथम, और उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो शीशा के सिक्कों का प्रचलन किया। और जब शीशे कहेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय, अगर सोने के सिक्के को कहा तो चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किया था? चांदी के सिक्के जारी किया था सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कौन से गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो शीशे को भी जारी किए थे, शीशे के सिक्के को भी, और यहाँ पर चांदी के भी सिक्के को, दोनों एक ही आदमी ने किए थे। तो कौन आदमी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। 18 नंबर क्वेश्चन गुप्तकालीन लोह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महरौली लौह स्तंभ। क्या हो जाएगा? महरौली लौह स्तंभ। यही दोनों महरौली लौह स्तंभ सर्वोत्तम उदाहरण था किस चीज का? तो गुप्तकालीन लौह कला का। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महरौली लौह स्तंभ यानी दिल्ली में जो है वह किस गुप्त शासक से संबंधित है? महरौली लौह स्तंभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी गुप्त शासक से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे। तो गुप्त काल में कौन दो प्रमुख केंद्र थे शिक्षा का? तो इसका सही उत्तर देगा पाटलिपुत्र, सॉरी यहाँ पाटलिपुत्र होता। दोस्तों लिख लीजिएगा पाटलिपुत्र, सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। यहाँ पर चौ नहीं होता, चौ लिखा गया है। ठीक है। टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, पाटलिपुत्र होता। तो इसका सही उत्तर देगा पाटलिपुत्र और उज्जैनी। ठीक है।
इसका 2 ही प्रमुख केंद्र था गुप्त काल में शिक्षा का। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। क्या? गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। तो कौन-कौन हो जाएगा इसका? तक्षशिला व नालंदा। कौन-कौन? तक्षशिला व नालंदा। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। तो कौन-कौन? तक्षशिला व नालंदा। चलो दोस्तों आप अच्छे से दिमाग में अटाते जाइए ताकि जल्दी समझ में आ जाए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर कीजिए कि समझ में नहीं आया, और आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देरी न करके आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि गुप्त काल को किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त काल के किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना है? स्वर्ण युग। तो किस भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को? तो संस्कृत। संस्कृत को। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? कौन था संस्कृत भाषा का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। कालिदास जी ही संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान था। और ये कहाँ रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि गुप्त संवत का प्रारंभ किस गुप्त शासक ने कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 319 से 320 ईस्वी तक गुप्त शासक ने इस गुप्त संवत का प्रारंभ तक गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 320 ईस्वी तक हुआ। और गुप्त शासक ने कब किया था? किस गुप्त शासक ने किया था? सॉरी, गुप्त संवत का प्रारंभ इतना 319 से 20 ईस्वी में हुआ। और इस किस गुप्त शासक ने कब किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जी ने ही 319 से 320 में किए थे। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संस्कृत साहित्य का संस्कृत साहित्य का संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है? संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत, तो सबसे अधिक गीत किस काव्य को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा मेघदूतम। मेघदूतम को, ठीक है, संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम मेघदूतम को माना जाता है सर्वोत्तम गीत काव्य। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वियोग श्रृंगार की अत्युत्कृष्ट रचना मेघदूतम की रचनाकार कौन है? वियोग श्रृंगार की अत्युत्कृष्ट रचना मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, कालिदास जी रचनाकार थे। 27 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश की रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण पंडित। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा, जो पंचतंत्र बाइबिल इस सब को लिखे थे। ठीक है, दूसरे स्थान पर की जाती थी प्रचलित के बाद।
33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आपको अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि कोई भी सरकारी एग्जाम में कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है? गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है अमर सिंह। अमर सिंह जी ही अमरकोश के रचनाकार हुए। चले दोस्तों 30 नंबर क्या कर रहा है कि गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ और चंद्रा व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र गोमी। इसका सही उत्तर होगा चंद्र गोमी जो चंद्र व्याकरण के रचनाकार हुए। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है? गुप्त काल का मतलब जो गुप्त काल था उसका सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है या किन्हें कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट को। सर इसी ने भी शून्य का आविष्कार किया था। तो देखते हैं अगर आगे शायद क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी? तो इसका सही उत्तर होता है आर्यभट्ट ने ही क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी। इसी ने यही गणितज्ञ थे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित के दशमलव सिद्धांत से परिचित कराया? तो इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट ने गणित के दशमलव सिद्धांत से परिचित कराया। किसको? भारतीय विद्वानों ने भारतीय को गणित के दशमलव सिद्धांत से परिचित किया सर्वप्रथम सबसे पहले। इसी के बाद दूसरे देश में गया। चले वैसे दूसरा देश क्या जानेगा हिंदी कैसे जाने, गणित में है अगर हिंदी लिख देगा तो कैसे जानेगा, वैसे इंग्लिश लिखा होगा। चले 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सुन। अब आ गया क्वेश्चन कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो हम पहले भी बता दिए थे कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने ही किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो याद रख लीजिए दोस्त कि अगर कोई पूछ देगा कि शून्य का आविष्कार किसने किया था तो इसका सही उत्तर आप दीजिएगा आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, ये कोई भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट को ही भारतीय ज्योतिष का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चले दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि नवीनतम नवीनतम तथा निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है? क्या हुआ? नवीनतम तथा निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है? क्या ग्रंथ है? चिकित्सा ग्रंथ है आयुर्वेद की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धन्वंतरी। क्या हो जाएगा? धन्वंतरी। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस गुप्त शासक का कविराज के उपनाम से भी जाना जाता था? किस कविराज को उपनाम से मतलब दूसरे नाम से भी जाना जाता था कविराज जी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त भी नाम था कविराज जी का उपनाम से भी। तो तो
उपनाम से ही अभी इस पाठ में चर्चा किया गया था। कविराज तो शायद जल्दी कोई बोलता नहीं, इसका उपनाम ही लिया जाता है ज़्यादातर मात्रा में। चलिए ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस गुप्त शासक को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है? किस शासकों को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है? तो गुप्त शासक को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है। किस गुप्त शासक? तो इसका सही उत्तर देगा समुद्रगुप्त यानी कविराज जी ने। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्या कह रहा है कि कहाँ से गुप्तकालीन व्यापारिक निगमों के 274 मुहरे प्राप्त हुए? तो 274 मुहरे प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए? गुप्तकालीन व्यापारी निगमों के इतना 274 मुहरे प्राप्त हुए कहाँ से? लेकिन तो इसका सही उत्तर है वैशाली यानी बिहार के वैशाली जिले से। ठीक है। चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो कि एक प्राकंड सैन्य विद्वान था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो कि एक प्रकांड से विद्वान था। तो इसका सही उत्तर देगा वीर सेन। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन यानी 5 से 7 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति कहाँ से मिली? तो महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन यानी जो महात्मा बुद्ध की गुप्त काल के समय में जो 5 से 7 फीट ऊंची मूर्ति मिली थी, ताम्र मूर्ति, वह कहाँ मिली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा में यानी बिहार के नालंदा जिले में। ठीक है। अब नालंदा जिले में कहाँ कौन सी जगह मिला हुआ उसको पता नहीं हमें हमके, लेकिन नालंदा जिले में मिला था। ठीक है। बिहार के नालंदा जिले में। ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचना है? मतलब ये जो तीनों शतक है वह किस गुप्तकालीन कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भर्तृहरि। क्या हो जाएगा? भर्तृहरि। याद रख लीजिएगा। ये नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक ये कौन सा कवि के रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भर्तृहरि। क्या? भार भर्तृहरि। 43 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम मतलब सबसे अंतिम प्रतापी शासक कौन था? गुप्त का वंश का अंतिम प्रतापी। इसका सही उत्तर है स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त जी ही गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन क्या 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 बोलेगा? किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा शासन युग स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त वंश का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी? अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी तो किसने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त जी ने। इसी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और ये अश्वमेध यज्ञ के बाद इसने अश्वमेध उपाधि धारण कर ली थी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ की? तो पुष्यभूति या और वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति जी ने किए थे। कहाँ किए थे? तो थानेश्वर में। 47 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन कब तथा कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा? लो, हर्षवर्धन कब? तो 606 ईस्वी में बैठा था गद्दी पर
और हर्षवर्धन जी थे, जब गद्दी पर बैठे थे तो इनका साल कितना हो रहा था, कितना वर्ष हो रहा था, तो 16 वर्ष की उम्र में इसने गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, 606 ईस्वी में बैठा था 16 वर्ष में। चले 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हर्षवर्धन में पहली राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन के जो हर्षवर्धन के पहली राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर देगा थानेश्वर। थानेश्वर ही पहली राजधानी बनी, किसकी? था हर्षवर्धन की। 49 नंबर क्वेश्चन, कन्नौज का संरक्षक बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? कन्नौज का संरक्षक बनने के बाद हर्षवर्धन ने, तो हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इसका सही उत्तर देगा कन्नौज। 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, 50 नंबर देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कर रहा है। क्या हर्षवर्धन अपने समकालीन किस शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ? तो इसका सही उत्तर देगा पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ही शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ था। ठीक है, अपने यानी हर्षवर्धन अपने समकालीन शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ पुलकेशिन द्वितीय जी ने। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और कल मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। और जो हम भाग 1 में हिंदी करके भाग 1 में देते हैं, तो वो मतलब उसमें दिया रहता है 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, उसके नीचे जस्ट नीचे ऑप्शन भी दिया रहता है और क्वेश्चन के साथ-साथ 4 ऑप्शन और उसके जस्ट नीचे आंसर भी दिया रहता है। तो 1 सप्ताह में वो प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। और इसी का वो भाग रहता है। ठीक है, उसमें सब फिट कर दिया हुआ रहता है। जितना आप पढ़ा दिए उतना ही दिया रहता है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। मतलब अगर आप उस वीडियो नहीं पढ़े तो इस वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम वीवीआई क्वेश्चन चुन के देते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। और वो भी वीडियो पढ़ते रहिएगा, पिछले का वीडियो। ठीक है, पीछे वाला वीडियो जितना है वो पढ़ लीजिए। और जो हम 1 सप्ताह में डालते हैं 4 ऑप्शन के साथ, तो आप प्लीज़ देखने की कृपा कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का यहीं वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल के कल का वीडियो में। ठीक है।